आस्था, वेलकम टू अवर चैनल एनडीए बडीज। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स की और फिर उसके क्वेश्चंस की थर्ड सीरीज। क्योंकि ये आप ही लोगों की रिक्वेस्ट थी कि फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो सीरीज है वो कॉन्सेप्ट वाइज हो, तो हम आपके लिए कॉन्सेप्ट वाइज लेकर आए हैं और ये चैप्टर वाइज है। ओके, और पर्टिकुलरली हमने इसी चैप्टर के, जिस चैप्टर के हम आपको कॉन्सेप्ट्स बताएंगे बहुत ही शॉर्ट में, ओके, उसी के हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस चूज किए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम लाइक एनडीए, सीडीएस, एसएससी एंड एफकैट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं ये बहुत ही शॉर्ट में है और जस्ट आपको लिमिटेड, मतलब जितना आना है, जितना पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, बस उतना ही है। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है भाई, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिन और जो हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें रिमेंबर रखना है, ठीक है, वो क्या है? पहला हमारा इस चैप्टर में आता है क्या? रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी से क्या होते हैं? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? ये ऐसे डिफाइन होती है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि कोई भी प्रेशर होता है उसमें, अगर हम कोई भी प्रेशर डालते हैं, एक्सटर्नल फोर्स डालते हैं, ठीक है, तो वो अपने शेप और वॉल्यूम में चेंज नहीं करता है। ओके, तो अ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज दैट बॉडी विच डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन शेप और वॉल्यूम व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, जब भी आप किसी भी चीज़ को, कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक आयरन रॉड लेते हैं, ठीक है, अब उस आयरन रॉड को आप अपने हाथों से क्या कर रहे हो? आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, दबा रहे हो, तो क्या वो दबेगी? नहीं। ठीक है, ना ही उसके शेप में कोई चेंज आएगा, ना ही उसके वॉल्यूम पर कोई चेंज आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये रिजिड बॉडी है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सेंटर ऑफ मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जो सेंटर ऑफ मास टर्म है इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्यों? इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये क्या होता है भाई कि भाई कोई भी बॉडी होती है, ठीक है, अब हर किसी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट होता है उस बॉडी पे जहाँ पर उसका जो पूरा बॉडी का मास होता है पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ठीक है, जहाँ पे वो खुद को बैलेंस करती है। ठीक, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ लेते हैं क्या है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट, ठीक है, ये ऐसा पॉइंट होता है वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, जहाँ पे बॉडी का जो पूरा मास होता है वो क्या रहता है? इकट्ठा रहता है। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, वेयर r1 और r2 क्या? ये रेडियस बताते हैं। ओके, यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में दिख रहा होगा एक बर्ड है। ठीक है, अब ये बर्ड जो एक ऑब्जेक्ट है, बर्ड टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसको आपने देखा है कि एक उंगली में क्या किया गया है? इसको बैलेंस किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पर बैलेंस है? ये अपने सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस्ड है। ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट है, इधर पे इसके एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इसका पूरा का पूरा मास क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये बॉडी को क्या देता है? बैलेंस देता है। ओके ओके भाई, नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट आता है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर, सिलेंडर एंड रिंग इज एट इट्स जियोमेट्रिक सेंटर। ठीक है, हमें ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या कि भाई जो सेंटर ऑफ मास किसका? स्फीयर का है, सिलेंडर का है और एक रिंग का, ठीक है, वो कहाँ पर रहता है? वो कहाँ पर रहता है? जियोमेट्रिक सेंटर पे। मतलब जो इनका जियोमेट्रिक सेंटर होता है उस पे इनका जो होल बॉडी मास है वो वहाँ पर क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। वहाँ से इनको क्या मिलती है? बैलेंसिंग मिलती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है फॉर अवर MCQs। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है द सेंटर ऑफ मास may lie outside the body when there is no material, as in case of a ring, hollow sphere, hollow cylinder, etc. अब भाई होता क्या है
कि भाई मान लो आप रिंग है, एक रिंग को ले लो आप जो उंगली में पहनते हो अपनी, ठीक है, फिंगर रिंग जो होती है, अब भाई उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, ठीक है। आप किनारे से पकड़ोगे, ठीक है, तो भी वो गिर जाएगी, ठीक है, और अगर आप उसके किसी भी किनारे से आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली थियोरेटिकली इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के बाहर, ठीक है, मतलब कि जो उसके बीच में एयर रहती है, ठीक है, अगर वहाँ पे आप सेंटर देखोगे ना तो वहाँ पर उसका जो मास होता है वो लाई करता है और वो क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ये जितनी भी हॉलो चीज होती हैं, जितने भी हॉलो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए अप्लाई होता है, ओके। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट भाई आपका क्या आता है, आपके फॉर्मूला आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आपके जो MCQs आते हैं वो डायरेक्टली आपके फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो टेक्निकल नहीं होते हैं, तो आपको जस्ट फॉर्मूले ही पढ़ने हैं इसके, ठीक है। तो भाई एक्स एक्सेस पे जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आपका, उसका फॉर्मूला क्या होगा, m1x1 प्लस m2x2, ठीक है, और जितने भी mn जितने भी होंगे, ठीक है, अपॉन क्या, आपको जितने भी मास है उसको क्या कर देना है, सम कर देना है उनका, ठीक है। y एक्सिस पे आप कैसे निकालोगे, ठीक है, इसमें जो m1 y1 है, ठीक है, m2 y2, y में जिसकी जितनी उसकी वैल्यू दी गई है आप उनको रखोगे, ओके। नेक्स्ट आपका आता है कि सेंटर ऑफ मास फॉर डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवाई है, ओके। यहाँ पर क्या प्रोवाइडेड है, एक लिस्ट प्रोवाइडेड है, ठीक है, किस लिए, जितने भी आपकी बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर है, ठीक है, अगर वो बॉडी स्क्वायर में है या सर्कुलर है या प्लेट है, ठीक है, तो जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फॉर यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, तो अब यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 1/2, ठीक है, और y एक्सिस पे इसका जो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो 0 होता है, z एक्सिस पे भी 0 होता है, ठीक है। चलिए भाई, तो इस तरह यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास, ये रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर प्लेट लाइज एट इट्स सेंटर, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, और जो सर्कुलर प्लेट होती है उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमें याद रखना है कहाँ लाया करता है, वो सेंटर पे लाया करता है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर आती है हमारी फॉर यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। इसी तरह सेमी सर्कुलर का जो लाई डिस्क का लाई करता है वो क्या करता है, 4r/3π पे, ठीक है, मतलब कि y एक्सिस पे करता है, ओके, और एक्सिस पे क्या रहता है, 0 रहता है, z एक्सिस पर भी 0 रहता है, ठीक है। तो इस तरह हमने आपको बहुत सारों के प्रोवाइड करवाएं, ओके। आपको यहाँ पे ये हेमी स्फेरिकल सेल का भी दिया गया है, ठीक है, फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर का भी दिया गया है। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इफ़ अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ठीक है, एक्सप्लोड्स इनटू पीसेस, देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन, ओके। ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई गई है इसमें कि अगर बॉडी क्या है, गिर रही है, ठीक है, ग्रेविटी में गिर रही है और वो फट जाती है, लाइक आपने बॉम्ब का एक्सप्लोजन देखा होगा, ठीक है, जब बॉम्ब क्या होता है, एक्सप्लोड करता है तो उसके छितड़े जो पीसेस होते हैं, ठीक है, वो इधर उधर सब क्या करते हैं, उड़ते हैं, ठीक है, सब फॉल करते हैं, गिरते हैं, देन उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, उस बॉडी का जो सेंटर मास होता है वो उसके जो सेम वर्टिकल लाइन है, मतलब कि जहाँ पे वो गिर रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो अपना जो वेलोसिटी थी उसकी, जो उसका ट्रैवलिंग थी, ठीक है, वो जो लाइन होगी, वो जो वर्टिकल लाइन होगी उस पर लाई करता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है क्या, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रेक्टेंगुलर बॉडी की, ठीक है, वो कहाँ क्या, वो क्या करती है, रेगुलर बॉडी की वो कोइंसाइड करती है, ठीक है। अब भाई सेंटर ऑफ मास होगा और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, तो भाई ये क्या होता है, ये
नॉर्मली आपका सेंटर में ही होता है, ठीक है, बीच में होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहाँ होता है, लाइक आपका सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, कॉन्साइड होते हैं, ठीक है, मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक। तो ये हमें याद रखना है। ओके भाई, नेक्स्ट हमारा आता है, हमें जो टॉपिक पढ़ना है इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, वो क्या है, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, मतलब जो रिजिड बॉडी होती है वो मोशन किस तरीके से करती है, कितने टाइप से करती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ट्रांजिशनल मोशन होता है और रोटेशनल मोशन होता है भाई। तो ट्रांजिशनल मोशन क्या होता है कि ये ऐसा मोशन होता है कि ये बॉडी को शिफ्ट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। जो स्पेस होता है उसमें शिफ्ट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोली चलाई, ठीक है, आपके पास एक बंदूक है, ओके, एक गन है, आपने जो बुलेट चलाई, फायर की, ठीक है। तो पहले वो जो बुलेट थी वो कहाँ थी, गन के अंदर थी, ओके। फिर उसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल किया। तो ये क्या, कौन सा मोशन था उसका, ट्रांजिशनल मोशन था, ओके। रोटेशनल तो भाई नाम से ही पता चल रहा है, गोल 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 मोशन होता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, सर्किल में मूव करते हैं इन पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन में सर्कुलरली मूव करते हैं। अब इनका जो सेंटर ऑफ दी सर्किल होता है ना, सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, ये लाई करता है, किसमें लाई करता है, फिक्स्ड लाइन में, परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। जो परपेंडिकुलर होती है उन पैरेलल लाइन के, उन पर इनका जो सेंटर होता है वो लाई करता है, ओके। और ये फिक्स्ड लाइन जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन, ओके। तो ये हमें इसमें याद रखना है, हमें बस इतना ही पढ़ना है उसमें। देन हमारा आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, ये किसी भी बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, मास का, और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक्सेस से, ओके, रोटेशन की जो एक्सेस होती है उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमने आपको फॉर्मूला दिया है, I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, ओके, जहाँ पे m क्या है, मास है, और r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके, उसका स्क्वायर। चलिए भाई, अब हमें ये याद रखना है हमारे MCQs के लिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का वो डिपेंड किस पे करता है। भाई इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये पढ़ना ही पढ़ना है और कहीं और से नहीं पढ़ना है, इसी से पढ़ना है, ठीक है। जस्ट ये आपको 4 चीज़ें याद रखनी है, ओके, ये 4 चीज़ें याद रखनी है और आपको पूरा याद हो जाएगा। पहला क्या है, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है किसमें, बॉडी के मास में, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में ही है भाई mr स्क्वायर, ठीक है। देन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, ओके। अब क्योंकि मास होता है तो वो भाई साइज और शेप पे डिसाइड करेगा, है ना, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही तो डिस्टेंस ली गई है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन क्या है, पोजीशन है, एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी, ठीक है। तो ये 4 चीजें होती हैं, इस पर क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, ओके। देन आपको पढ़ना है क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके। अब जो रेडियस ऑफ गायरेशन होती है, ठीक है, ये छोटी सी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। ये क्या होता है कि जो बॉडी होती है अबाउट इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है भाई। जो रेडियस ऑफ गायरेशन होती है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक डिस्टेंस होती है, ठीक है। कैसे डिस्टेंस होती है, फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ए एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होती है एट विच, जिसमें इफ द होल मास ऑफ बॉडी वर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कि जो बॉडी का पूरा मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है उस पॉइंट पे, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है about the given axis would be same, ये कैसा रहता है, सेम रहता है as with the actual distribution of mass,
ओके तो ये क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है जिसमें ऐसा पॉइंट से जिसमें कि होल जो मास होता है बॉडी का वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है गिवन एक्सिस का सेम रहेगा, किसके सेम रहेगा, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के। ओके तो ये हमारी क्या होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन होती है। इसका मैं याद रखना, जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर्स में होता है। ओके और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम सबने पढ़ा है, k इज इक्वल टू √I/m। ओके चलिए भाई नेक्स्ट हमारा आता है क्या, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ये क्या है, हमारी थियरम्स। ठीक है थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है अब भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम भी है, सिंपल थ्योरम है, दो ही है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब भाई जो पैरेलल एक्सिस की थ्योरम है वो क्या बोलती है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है तो सम होता है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑफ प्लेन लेमिना, ठीक है, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन इट्स प्लेन। ठीक है ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना। ठीक है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट टू एक्सिस। ओके तो इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY होता है। अब ये क्या होता है भाई, ये इतना सारा तो मैंने बोल दिया, ठीक है ये पल्ले नहीं पड़ा होगा, ठीक है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, ये क्या होता है, ये सम होता है एक। ठीक है किसका सम होता है, आपकी एक्स एक्सिस में जो लाइन खींचते हो आप, ठीक है उसके, और जो आप वाई एक्सिस के लाइन खींचते हो, तो ये बेसिकली जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द वाई एक्सिस है। ठीक है तो ये सम होता है, किसका सम होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द जेड एक्सिस। ओके बस इसे हम क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा भाई, नेक्स्ट हमारा आता है थ्योरम ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है अब भाई ये क्या होता है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ये क्या होता है भाई, तो इसका भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये क्या होता है, I इज इक्वल टू IG प्लस ma²। ठीक है तो बस आपको इसमें क्या करना है, ये दो थ्योरम्स ही पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़नी है। ओके आराम से पढ़नी है। ठीक है नेक्स्ट ये देखिए आपको यहाँ पे कार्टून भी शो किया गया है, ताकि जो आपका सेंटर ऑफ मास है और जो ग्रेविटी है, ठीक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भाई हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था कि ये क्या करती है, कोइंसाइड करती हैं। ओके तो जब हम चलते हैं, ठीक है ज़्यादा स्पीड पे होते तो हमारी क्या बॉडी होती है, लीन हो जाती है। ओके तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा जो वो सेंटर में ही रहता है। ओके यहाँ पे भी हम देख रहे हैं क्या है, सेंटर में, और जब हम लेस स्पीड पे चलते हैं तो भी क्या रहता है, वो सेंटर पे रहता है, बट जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी चेंज होती जाती है। ओके तो फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है, रोलिंग मोशन। ओके ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है रोलिंग मोशन में जब जस्ट आपको रोटेशनल मोशन ही पढ़ना होता है, ठीक है अबाउट द प्लेन और प्लेन मोशन पढ़ना होता है आपको। ठीक है लाइक इसमें ट्रांजिशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में इसमें क्या आपके डिफरेंसेस हैं, ठीक है वो पढ़ना होता है, बाकी आपको इसमें कुछ ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना होता। ओके तो ये इतने जो हमारे टर्म्स थे, इतने जो टॉपिक्स थे, हमको इस चैप्टर में बस इतना ही कवर करना है, बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना है। ओके और नाउ वी विल स्टार्ट टू सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ओके अब हम सॉल्व करेंगे क्या, हमारे जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है अपने जो हमने पढ़ा है ना, ठीक है ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनके बेस पे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम इज। ओके भाई एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है हम एंगुलर मोमेंटम को कैसे निकालते हैं, मास और एंगुलर वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करके। ओके तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन। ओके अब जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है वो किस पे डिपेंड करती है,
ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो बॉडी के शेप में डिपेंड करती है, साइज में डिपेंड करती है, पोजीशन पे डिपेंड करती है, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पर सब क्या करती है, डिपेंड करती है। ओके, तो हमने यहाँ पर देखना है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इस पे क्या करती है, रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करती है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ओके, ये सबका फेवरेट होता है, इसमें झूलने में बहुत मज़ा आती है। ठीक है, मैरी गो राउंड। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, आपका इसमें देखिए आपकी ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, और क्या है इसमें, मास क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस पे क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी हमने पता है, हमने ये ऊपर पढ़ा है, मे लाई विद इन आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो अंदर भी हो सकता है बॉडी की और बाहर भी लाई कर सकता है। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ भाई नेक्स्ट क्या है हमारा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रेट लाइन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड इज। ओके भाई, तो ये सिंपली फॉर्मूला है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनके लिए डिफरेंट टाइप्स के क्या आपके लिए फॉर्मूले निकाले गए। तो मेनली हमें किसका पूछा गया, स्ट्रेट लाइन रॉड है। ठीक है, तो हमें पता है, हमने पढ़ा है इसका क्या होता है, ml²/3। ठीक है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है, क्या है, ml²/3। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ ओके, अब हमारे कुछ असर्शन और रीजन बेस्ड क्या आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। ओके, और हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। तो ए ऑप्शन में अगर हमारा दोनों सही हुए, ठीक है, और रीजन क्या है कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हमें यहाँ मार्क करना है। ओके, और अगर हमारे दोनों क्वेश्चन में क्या है, बोथ असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी में मार्क करना है। ओके, और अगर असर्शन इज ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स है तो सी, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स तो डी। ओके, चलिए भाई हम अपने असर्शन, पहला जो असर्शन है वो पढ़ते हैं। फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यस, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज वेरी करेक्ट। क्यों, क्योंकि एक भाई सिस्टम होता है, पार्टिकल्स का एक सिस्टम है जो कि अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड के गिर रहा है। ठीक है, ओके, अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंदर है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कैसा होगा भाई, कंजर्व्ड ही होगा। ओके, ठीक है, अब इसका हम रीजन पढ़ लेते हैं। बिकॉज द टॉर्क एक्टिंग ऑन सच सिस्टम इज जीरो। के नो, ये रीजन करेक्ट नहीं है, ये रीजन फॉल्स है, ये ठीक है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए हमारा तो क्या है, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ये रीजन क्या है, फॉल्स है, तो इसमें क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी हमें करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब हम अपना दूसरा वाला भी पढ़ लेते हैं। उसके लिए क्या होगा भाई, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग सॉलिड स्फीयर इज द सम ऑफ ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज। ओके भाई, जो काइनेटिक एनर्जी है रोलिंग सॉलिड स्फीयर की, ठीक है, वो क्या करता है, रोल करता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सम होगा, किसका सम हो, ट्रांजिशनल की, क्योंकि भाई वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, तो वो ट्रांजिशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। ओके, तो वो क्या होगा, उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और क्या होगी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यस, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, इसका रीजन पढ़ लेते हैं। फॉर ऑल सॉलिड बॉडीज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ट्वाइस ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, नो, ये बहुत ही स्टूपिड सेंटेंस है। ओके, और ये फॉल्स है। ठीक है, ये किसी भी हर बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस पर भी हमें क्या लग रहा है, इसका भी जो
करेक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ से जो हमारी सीरीज होती है ये ख़त्म हो जाती है एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी। ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। ओके, बिकॉज वी